सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा जनगणना का ही है आज की क्लास में, और ये तीसरी क्लास है जनगणना की। इससे पहले दो क्लास मैंने आपको पढ़ा दी है जनगणना की, दोनों क्लासों का प्लेलिस्ट में जाके देखो आराम से। ये तीसरी क्लास स्पेशल उत्तर प्रदेश की है। स्पेशल यूपी के विषय में मैं चर्चा करूँगा, और ये यूपी के ही मैंने सारे पॉइंटों को लिखा रखा है। इससे पहले जो दोनों क्लास मैंने बनाई है या पढ़ाई है आपको, वो भारत के विषय में पढ़ाया है, भारत की जनगणना 2011 के विषय में, और ये है उत्तर प्रदेश 2011 की, है ना। तो अंत तक क्लास में रहेंगे और एक एक करके सारे पॉइंटों को देख लेंगे, ठीक है। और चैनल को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों मित्रों के साथ। तो देखो, पहला पॉइंट है 2011 की जनगणना और उत्तर प्रदेश की क्लास है स्पेशल, ये ठीक है, यूपी स्पेशल है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना में कितनी थी? तो कुल जनसंख्या ये आपके सामने डाटा है 19,98,00,000, 19,98,12,341 इतने व्यक्ति थे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में। कभी कभी एक्चुअल फिगर भी पूछ लेता है, तो इस वजह से शुरू का डाटा याद रखना 19,98,00,000, बस इतना याद रखना। पीछे तो लगभग डाटा में अलग अलग कहीं दे रखा है किताबों में, लेकिन 19,98,00,000 डाटा जो मिलेगा वो सेम मिलेगा एज इट इज आपको सारी किताबों में या कहीं से भी आप पढ़ेंगे। तो इतनी जनसंख्या थी 2011 में। तो कितनी जनसंख्या हो गई? 16.51% जनसंख्या। पूरे भारत की जनसंख्या का, जो टोटल भारत की जनसंख्या है, उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो उत्तर लगाएंगे 16.51%, मतलब 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती 2011 की जनगणना के हिसाब से टोटल भारत की जनसंख्या का, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आपके यहां से तैयार हो गए पहली लाइन से। दूसरा है, भारत में महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र के बाद शहरी जनसंख्या में दूसरा स्थान यूपी का है, और यूपी में शहरी आबादी कितनी रहती है? 11.79%। ये भी पूछा गया है प्रश्न कि भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या या शहरी जनसंख्या रहती है, शहरों में निवास करने वाले लोग रहते हैं। तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र राज्य की है, नोट कर लेना। और दूसरा राज्य है अपना उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से 11.79%, ठीक है। ये पॉइंट नोट करते चलो। अगला पॉइंट है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, उसके कुल क्षेत्रफल का जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल है वो कितना है? 7.33%। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 7.33%, 33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। भारत के कुल क्षेत्रफल का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, और कुल जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती थी, जो डाटा है 19,98,00,000 समथिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले। ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछेंगे जनगणना में उत्तर प्रदेश को लेकर के, कि यूपी के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला बताइए या जिले बताइए। मैं आपको 3 जिले बता करके चल रहा हूं, आगे तक ले जा रहा हूं मैं आपको, जानते एग्जामिनर संभावना रहती है कि दूसरे ऑप्शन से उठा ले, या दूसरे से नहीं तो तीसरे से शुरू कर दे ऑप्शन में, है ना। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है प्रयागराज में, उसके बाद मुरादाबाद, और तीसरा जिला है गाजियाबाद। इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं जनसंख्या के हिसाब से 2011 की जनगणना में। रट लेना है ना, पहला ज्यादा रट लेना प्रयागराज, दूसरा है मुरादाबाद, और तीसरा आपका गाजियाबाद। 3 जिलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। आगे बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले में रहती है उत्तर प्रदेश के? 75 जिलों में। टोटल कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? 75 जिले। और मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, और तहसील कितनी है? लगभग 350 के आसपास तहसील है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। बात कर रहे हैं हम यूपी की। तो महोबा में सबसे कम लोग रहते हैं जनसंख्या 2011 की जनगणना, दूसरा चित्रकूट है, तीसरा हमीरपुर है। इन जिलों में सबसे कम लोग रहते हैं या सबसे कम आबादी रहती है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी रहती है। आगे बात कर रहे हैं जनसंख्या घनत्व का। दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करते चलना भाई साहब। अब देखो बात ऐसी है, जनगणना 2011 में भाई, तो जनगणना भाई 10, 12, 13 साल बीत गई, तो 12, 13 साल से जनगणना हुई नहीं है। बाकी अलग अलग कारण है, सरकार कराएगी, जब कराएगी तब कराएगी, ठीक है, वो सरकार का विषय है। लेकिन आपका और हमारा विषय यह है कि जो हम आगामी आने वाले पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें जो डाटा आएगा वो इसी जनगणना से आ रहा है अभी तक, तब तक नई जनगणना नहीं होगी। तो आप इसी डाटा को, इसी जनगणना के क्वेश्चंस को रट लो, और ये सारे प्रश्न ही पूछे गए कहीं ना, और उत्तर प्रदेश में तो अवश्य ही पूछे गए, 100% पूछे गए, सारी परीक्षाओं में पूछे गए उत्तर प्रदेश में। एक एक जिला लिख लो आप।
आपको 3 जिले लिखने में यदि दिक्कत होती है, मैं तो आगे तक पढ़ा करके चल रहा हूं आपको, तो आप एक एक जिला जरूर याद रखो, सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या वाला, वहां से ऐसे याद रखिए, लिखो तो तीनों लिखिए आप। आगे बात करते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 829 वर्ग किलोमीटर, सबसे ज्यादा नहीं होता, माफ कीजिए, जो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 829 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। मतलब जो जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है 1 वर्ग किलोमीटर में इतने लोग निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में, 829। तो यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना, 829, और भारत का जनसंख्या घनत्व भी लिख दिया मैंने यहाँ पे 382। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 वर्ग किलोमीटर, 2011 की जनगणना के हिसाब से ये वाला, ठीक है। शायद हो सकता है कि भारत की वीडियो में मैं ये नहीं पढ़ा पाया हूँ, कोई पॉइंट छूट भी सकता है, क्योंकि जनगणना का एक ब्रॉड लेवल रहता है, विस्तार है, लेकिन जो सिलेक्टेड पॉइंट बोलिए हैं, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। पूरे भारत के स्तर पर यदि हम बात करें तो 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, और उत्तर प्रदेश के 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग निवास करते हैं। इसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। आगे बात करते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन कौन से जिलों का है उत्तर प्रदेश में, जहां एक घनी आबादी रहती है, सबसे ज्यादा घनी आबादी निवास करती है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का है, उसके बाद वाराणसी, और तीसरा है लखनऊ। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा घनी आबादी भैया निवास करते हैं, क्योंकि गाजियाबाद एनसीआर में, आपको पता है एनसीआर का मतलब है दिल्ली से लगे हुए क्षेत्रों को एनसीआर कहा जाता है, ठीक है। सैटेलाइट सिटी कहा जाता है, दिल्ली की तर्ज पर ही उनमें विकास किया जाता है, इस वजह से एनसीआर बोलते हैं ऐसे शहरों को, ऐसे नगरों को। तो आप समझ लीजिए कि गाजियाबाद आएंगे तो यूपी की सीमा में, और गाजियाबाद से 2-4 स्टेप इधर आ जाओ तो दिल्ली की सीमा में चले जाएंगे। तो लगा हुआ है दिल्ली से गाजियाबाद, नोएडा हमारे उत्तर प्रदेश की। तो गाजियाबाद में मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाजियाबाद में रहते हैं, लेकिन जॉब करने का जाते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली से वापस आकर के अपना उनका मकान दुकान कहाँ पे, गाजियाबाद में। तो बहुत सारी इसके अलावा भी घनी आबादी ज्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा गाजियाबाद का उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के हिसाब से, और वाराणसी लखनऊ। न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ललितपुर का, सबसे कम कौन से जिले का है, ललितपुर का, झांसी के पास पड़ता है ये, सोनभद्र है उसके बाद, तीसरा हमीरपुर है उसके बाद, है ना। सोनभद्र भी सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का, कैसा है, सबसे दक्षिणी जिला, और महोबा हमीरपुर के पास, ये दोनों जिले, ठीक है। तो ललितपुर याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर में, पहला जिला तो आप याद रखिए। अब साक्षरता की बात कर लेते हैं, कुल साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश की, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पॉइंट तो याद ही रखना है। उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो कितनी है, 67.70%। कहने का मतलब है अगर आप इसे दूसरे तरीके से समझें तो 68% भी पढ़ सकते हो, है ना। कितना पढ़ सकते हो, उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना में, जो पढ़े लिखे थे पूरे यूपी के सभी 75 जिलों की ओवरऑल औसत साक्षरता दर वो 67.70 साक्षरता थी, ठीक है। ये डाटा नोट कर लेना, बहुत सारी अलग अलग किताबों में आप पढ़ेंगे या कोई कहीं भी पढ़ा सकता है। तो कभी प्रतिशत का डाटा लिखा आता है, कभी नहीं लिखा आता है ना। बहुत सारे एग्जाम्स में भी एक्चुअल डाटा दे देता है, वो हो सकता है कि 70 ना देगा तो 67 दे देगा, ये याद रखना है आपको। या 67.70 है तो 68 भी दे सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन ये फिगर करेक्ट है 2011 की जनगणना के हिसाब से, इसको याद रखिएगा। अब इसी साक्षरता में, ये तो कुल हो गई साक्षरता पूरे उत्तर प्रदेश की 67, लेकिन इसमें से पुरुषों की कितनी है, तो मेल लिखा हुआ है मैंने, पुरुषों की जगह मेल एम से रिप्रेजेंट किया है। तो पुरुषों की साक्षरता मैंने एक्चुअल फिगर में लिखा है 77%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो 77% है। कितनी है, 77%। और महिलाओं की, फीमेल लिखा है मैंने यहाँ पे, महिलाओं की साक्षरता दर है 57%। कितनी है, 57% है महिलाओं की साक्षरता दर, इसे भी नोट कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता कितनी है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी साक्षरता दर कितनी है। तो गांव में रहने वाले लोगों की 65.46 साक्षरता है, और नगर मतलब शहर में रहने वाले लोगों की जो साक्षरता है वो कितनी है, 75.14%। यहां पर अगर बात करें तो शहरी साक्षरता ज्यादा है, डाटा में अंतर देख रहे होंगे आप, शहरों में साक्षरता कितनी है 75, और गांव में साक्षरता कितनी है 65। तो गांव और शहर की साक्षरता लिखी है जी हमने। ऊपर ओवरऑल साक्षरता है उत्तर प्रदेश की 67%, 67 में से सबसे ज्यादा पुरुषों की है 77%, और महिला कितनी पढ़ी लिखी है हमारे यहाँ 2011 की जनगणना के हिसाब से 57% साक्षरता महिलाओं की है। जैसे मैंने कल वीडियो में पढ़ाया था आपको, भारत की वीडियो में जो जनगणना में पढ़ा रहा था क्लास आपको, तो वहां मैंने बताया था सबसे कम साक्षरता कौन से राज्य की है भारत में, महिलाओं की।
तो कमेंट बॉक्स में बताओ यदि आपने वो क्लास देखी। तो सबसे कम महिलाओं की साक्षरता कौन से भारत के राज्य की है, फटाफट से बताइए। अगला पॉइंट है सबसे ज्यादा साक्षरता। सबसे ज्यादा साक्षरता उत्तर प्रदेश में कौन से जिलों की है, तो इसे गौतम बुद्ध नगर भी कह सकते हो आप। नोएडा लिखा हुआ है मैंने, क्या बोल सकते हैं इसे, गौतम बुद्ध नगर। तो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है, इसे तो रटी लेना, छाप लेना अपने दिमाग में भाई साहब। दूसरा कानपुर नगर है। कानपुर दो जिले हैं, एक कानपुर देहात है बेटा और एक कानपुर नगर है। तो कानपुर नगर की बात आ रही है ना कि देहात की बात आ रही है, तो इस वजह से नगर वाला लिखा आता है। और तीसरा जिला है आपका औरैया। तीसरा कौन सा जिला है, औरैया। तो इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा साक्षरता उत्तर प्रदेश के भीतर है। पढ़े लिखे लोगों की सबसे ज्यादा जनसंख्या जहां पे है, साक्षर लोगों की सबसे ज्यादा जनसंख्या इधर है। अब बात करते हैं सबसे कम साक्षरता। सबसे कम साक्षरता भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, श्रावस्ती वाला। पहला जिला याद रखना, श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है 2011 की जनगणना के हिसाब से। और दूसरा स्थान है बहराइच का और तीसरा है बलरामपुर का। अच्छा याद है, ऐसे रखिएगा आप इसे, मानचित्र आप रखो अपने पास, अपने रूम में लगा करके रखो, उत्तर प्रदेश का, भारत का और विश्व का, तीनों मानचित्र आपके पास होने जरूरी हैं। ज्योग्राफी को समझने के लिए, पॉलिटिकल चीजों को समझने के लिए, नदी को, झरनों को, पहाड़ों को भी समझने के लिए, ठीक है, और सीमाओं को समझने के लिए। तो श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले हैं, नॉर्थ में स्थित हैं उत्तर प्रदेश में। कहां पे स्थित है, उत्तर में, है ना। कौन कौन से, श्रावस्ती, बलरामपुर और कौन सा जिला बता रहा हूं मैं आपको, बहराइच, जो उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में स्थित हैं और इनकी सीमा नेपाल से लगती है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। जहां सबसे कम साक्षरता है ये सभी नॉर्थ के जिले हैं और इनकी सीमा कैसे लगती है, नेपाल से लगती है, ठीक है। तो सबसे कम साक्षरता में श्रावस्ती रट लेना आप, कौन सा, श्रावस्ती, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है, यूपी का लिंगानुपात। लिंगानुपात समझ गए आप, 1000 बालकों पर कितनी बालिकाएं जन्म ले रही हैं, इसे बोलते हैं लिंगानुपात, इंग्लिश में सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितना है, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है बेटा 912। 1000 बालकों पर कितनी बालिका जन्म ले रही है, 912। ये क्या है, लिंगानुपात की दर है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, नोट कर लेना। यही प्रश्न पूछे जाते हैं इंपोर्टेंट उठा के, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व तो लिंगानुपात, ये प्रश्न आते हैं, यही याद रखने हैं आपको। और भारत का लिंगानुपात कितना था, 943। भारत का भी लिख लेना जी, मैंने भारत का भी लिखा हुआ है यहाँ पे। भारत का 2011 की जनगणना के हिसाब से जो लिंगानुपात था वो 943, लेकिन उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912। मतलब हमारे यूपी के अंदर अगर बात करें तो 1000 बालक जन्म ले रहे हैं, तो जो बालिका वो कितनी है, 912 जन्म ले रही है। चाहे बोलते हैं लिंगानुपात को अनुपात है यूपी में 2011 की जनगणना में, ठीक है साहब। और भारत में 943। पूरे भारत का औसतन हम देखें तो 1000 बालकों पर 943 बालिका जन्म दर है पूरे इंडिया में। इंडिया का भी लिख लेना ब्रैकेट में आप, है ना। अब आ जाओ कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन से जिले में है यूपी के में, तो यूपी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है बेटा जौनपुर। अगर क्लास दिख नहीं रहा हो तो वैसे दिखेगा, मैं बोल भी रहा हूं तो नोट करता चलना। जौनपुर पूछा गया है कई पेपरों में कि यूपी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला बताइए। तो यूपी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जौनपुर। जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर स्थित है जौनपुर। इसे उत्तर प्रदेश का सिराज कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सिराज। इसी जौनपुर में एक अटाला मस्जिद है बहुत प्रसिद्ध, जो पेपरों में आती है और आ चुकी है और आएगी भी, संभावना रहती है हमेशा। अटाला मस्जिद है और एक लाल मस्जिद है, दोनों बहुत प्रसिद्ध मस्जिद हैं जो सरकी वंश के शासकों ने बनाई थी। सरकी वंश ने एक लंबे समय तक जौनपुर पर शासन किया था, जब दिल्ली में तुगलक वंश का शासन था, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो सरकी से सिराज शब्द जुड़ा हुआ है, तो सिराज बोलते हैं उत्तर प्रदेश का सिराज, या पूर्वी यूपी का सिराज जौनपुर को कहते हैं, ठीक है। और नदी गोमती बहती है। और एक पुरानी पिक्चर आपने कभी देखी हो, नदिया के पार, जिसमें एक सचिन करके एक्टर थे, तो उस नदिया के पार की शूटिंग इसी नदिया पे भैया, और नदिया का नाम है गोमती। नदी का नाम गोमती। इधर से उधर जाने के लिए वैद्य जी को लाते हैं, डॉक्टर साहब लाते हैं गांव में, है ना, क्योंकि वो पुराने दशकों की मूवी है, तो उसी हिसाब से उसमें दिखाया गया है पूरा कैरेक्टर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपुर के अंदर है। बाकी के जीके के पॉइंट मैंने आपको बताए, नोट कर लीजिएगा, जितनी भी कमेंटेटरी करी है मैंने, है ना, वो सब पेपर में आए हुए कमेंटेटरी है रही है क्वेश्चंस। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला नोएडा, और दूसरा हमीरपुर, और तीसरा बागपत।
तो पहला ही याद रख लेना, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे, नोएडा। अच्छा, मैं यहाँ में डाटा नहीं लिख पाया हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सिर्फ याद रख लेना, डाटा बहुत ही कम पूछा जाता है, मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, आप सिर्फ जिलों को याद रख लेना। तो सबसे कम सेक्स रेशियो नोएडा के अंदर है, और नोएडा जबकि कहाँ लगा हुआ है, दिल्ली से लगा हुआ, बिल्कुल एनसीआर क्षेत्र में आता है ना। नोएडा या ग्रेटर नोएडा बोल सकते हैं, या क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर व्यू से बोल सकते हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात नोएडा में, दूसरा हमीरपुर, और तीसरा है बागपत, सबसे कम। आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं 2001, पिछली जनगणना कब हुई थी बेटा, 2001 में। चूंकि हमारे भारत में जो जनगणना होती है वो कितने साल बाद, 10 साल बाद होती है। पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना जो 10 साल से शुरू होना शुरू हुई वो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, है ना। इन पॉइंटों को याद रखना। 1872 को जोड़ के देखें तो 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में, और अब जो अगली जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना कराएगी सरकार, है ना। और देश की आजादी से बात करें बेटा तो 7वीं जनगणना पढ़ते हैं। देश की आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई, 1951 में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, आई बात समझ में। तो नोट कर लेना, ये पहले भी दोनों क्लासों में सारे मुद्दे मैंने बताए। तो 2001 से लेके 2011 के बीच में कितने साल, 10 साल। तो 10 साल के मध्य सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि भाई, दशकीय का मतलब समझिए 10 साल की बात कर रहा है, तो कितनी वृद्धि भाई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में, तो जो डाटा लिख लेना 20.22, मतलब 20% वृद्धि भाई, आप ऐसे समझ लो। आप पिछले 10 साल में हमारी जनसंख्या में, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 20% की बढ़ोतरी है गई, 20% लोग बढ़ गए। आप ऐसे याद रखना 10 साल के भीतर भीतर, है ना। 10 की ये वृद्धि बेटा 20.22, पूरा डाटा लिख लेना। और सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि कौन से जिले में रही, जैसे मैंने पढ़ाया है, सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि भारत में कौन से राज्य में रही, तो मेघालय राज्य में रही। आता है कई बार 27% लोग बढ़ गए वहां पे। और सबसे कम नकारात्मक कहां चलेगी, तो नागालैंड में। नागालैंड में बढ़वे के बजाय घट गए आदमी, इंडिया में अगर बात करें। और यूपी में बात करें बेटा, यही पॉइंट है, तो सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद और मेरठ, ये तीनों जिलों में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि। 10 साल में जो जनसंख्या बढ़ेगी वो कितने जिलों में, 3 जिलों में, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ में। और सबसे कम की बात करें, न्यूनतम जो वृद्धि हुई है वो कानपुर में, हमीरपुर में और बागपत में। आप पहले पहले जिले याद रखिएगा, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन लिखो सभी को आप, इस वजह से कि बेटा आगे आने वाले समय में कंपटीशन थोड़ा सा अपर लेवल में तो जाएगा। जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने बैठेगा पुलिस के पेपर के, वो हो सकता है कि दूसरे से शुरू करे, कि हो सकता है कि तीसरे से ही पहला ऑप्शन शुरू करे, ये संभावना पूरी है ना। आजकल पहला तो आएगा, पहला तो निश्चित मान के चलो कि आएगा ही आएगा पुलिस जैसे एग्जाम में, तो वो वहीं से शुरू करेगा, है ना। चूंकि आपको एक सिपाही की नौकरी करनी है भैया आराम से, कोई एक बहुत बड़े वहाँ ऐसी परीक्षा नहीं लेगा वो, कि ऐसे क्वेश्चन भी नहीं बनाएगा कि बड़े अधिकारी लेवल पे आपको जाना है। तो आराम से आप पहला पढ़िए, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अंदर तक आपको इन चीजों को। तो उत्तर प्रदेश में अगला पॉइंट है, नगरीकरण कितना है, तो नगरीकरण है 22%, ये भी डाटा लिख लेना। पूरी जो हमारी 16.5% जनसंख्या है, 19,98,00,000 जनसंख्या है 2011 के अनुसार, तो उसमें जो नगरीकरण है वो कितना प्रतिशत हो गया है, गांव से अलग, मतलब नगरीकरण का मतलब जो शहरी आबादी वाला है, वो 22% नगरीकरण हो गया है ना। हिस्सों का कितना प्रतिशत, 22% नगरीकरण हो गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर हैं, 10 लाख से अधिक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया बेटा, सबसे ज्यादा पूछा गया है। इसे कमेंट बॉक्स में आप बताना कि कितने शहर ऐसे हैं जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, उनके नाम लिख दो, 3 शहरों के नाम लिख दो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में। और संख्या कितनी है, 7 ऐसे शहर हैं। सिर्फ बेटा शहर की बात आ रही है, शहरी जनसंख्या की, इसमें ग्रामीण समुदाय शामिल नहीं है। गांव की जो जनसंख्या एक जिले में आती है वो शामिल नहीं है। और आप प्रश्न देख रहे होंगे क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, सिर्फ नगर लिखा है, एग्जामिनर ने यही लिखता है नगर, जिला नहीं लिखेगा, जिले में तो गांव की जनसंख्या भी आएगी फिर, है ना। तो कितने ऐसे शहर हैं जो 10 लाख से अधिक है, 7 शहरों की जनसंख्या है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में 3 शहर बताओ कौन से 3 शहर हो सकते हैं। आगे बात करते हैं 1 लाख से 10 लाख तक वाले, जहां 1 लाख से 10 लाख वाला पूछा है, जनसंख्या शुरू हो रही है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से लेकर के 10 लाख तक के बीच में जो जनसंख्या है बेटा वो कितनी है, वो कितने नगर हैं, ऐसे 64 नगर हैं यूपी के, जिनमें 1 लाख से 10 लाख के बीच की जनसंख्या रहती है। कितने नगर, 64 नगर है, 64 नगर हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात। ये शिशुओं का लिंगानुपात का मतलब होता है 0 से 6 साल तक के बच्चों को लिंगानुपात लेते हैं यहाँ पे सरकार। जैसे जन्म लिया बच्चे ने तो 0 वर्ष का है वो, जब तक 1 साल का नहीं हो जाएगा, तो 0 से लेके 6 साल तक का जब तक होता है, तो इस डाटा को बोलते हैं शिशु लिंगानुपात।
कौन सा बोलते हैं? शिशु लिंगानुपात बेटा बोलते हैं, ठीक है। तो शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कितना था? 9 से 2, 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात को बोलते हैं शिशु लिंगानुपात, ठीक है। इसे भी सरकार डाटा के रूप में लेती है। आगे बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कौन से जिले में रहती है? मतलब एससी वाली जनसंख्या यूपी में, है ना। जैसे फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, आप और हम अप्लाई करते हैं, तो उसमें ओबीसी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, या महिलाएं, फीमेल है, या मेल है आप, है ना, या कोई अदर कैटेगरी है जैसे दिव्यांग है, तो ये कैटेगरी पूछी जाती है। उसी के आधार पर मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या कौन से जिले में? सीतापुर में रहती है। उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद हरदोई में। इन जिलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। सीतापुर पहला रट लेना, सीतापुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या। लखनऊ का पड़ोसी जिला है। माँ सीता जी के आधार पर, माँ जानकी के आधार पर इनका नाम पड़ा है ग्रंथों के, शास्त्रों के हिसाब से सीतापुर इसी वजह से इसको बोला जाता है। और इसमें 88,000 या 60,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या करी थी एक स्थान पर बैठ के। इसमें एक इलाके का क्षेत्र का नाम है नैमसारण स्थल, काफी प्रसिद्ध है, काफी पवित्र है। वहां पे लोग दर्शन करने जाते हैं, पूजा अर्चना करने जाते हैं। आपको भी मौका लगे तो नैमसारण अवश्य जाइएगा, यदि कभी लखनऊ जाना हो तो आपका, है ना। तो सीतापुर लखनऊ का पड़ोसी जिला है, लखनऊ के थोड़ा सा नॉर्थ में स्थित है, ऊपर स्थित है लखनऊ के, ठीक है। जैसे लखनऊ सेंटर में, तो लखनऊ के ऊपर सीतापुर जिला। तो सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या सीतापुर में, दूसरा प्रयागराज में, तीसरा हरदोई। ये टॉप 3 जिलों में सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या रहती है। सबसे कम एससी जनसंख्या कौन से जिले में बेटा? बागपत में, श्रावस्ती में, नोएडा में। बागपत आप समझ रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है बागपत, जो कि गन्ने की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश से बनने वाले क्या नाम है प्रधानमंत्री? चौधरी चरण सिंह जी। तो चौधरी चरण सिंह जी का भी जन्म बागपत में ही हुआ था बेटा, जिनके याद में एक दिवस मनाते हैं भारत में, और दिवस का नाम है किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस। किनकी याद में मनाते हैं? चौधरी चरण सिंह जी की याद में मनाते हैं, जो कि जनता पार्टी में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। जनता पार्टी कब आई थी? जब इंदिरा गांधी हार गई थी, आपातकाल लगाने के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल या आंतरिक आपातकाल लगाने के बाद, इमरजेंसी लगाने के बाद, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो बागपत गन्ने के लिए फेमस है, प्रधानमंत्री जी के लिए भी फेमस है, जिनका नाम चौधरी चरण सिंह, जिनकी याद में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस बेटा मनाया जाता है। ये भी नोट कर लीजिएगा आप। आगे बात करते हैं, कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? जितनी हमारी यूपी की कुल जनसंख्या है 19 करोड़ 98 लाख में, या 16.5% में भारत की कुल जनसंख्या का यूपी में जितना रहता है, उसमें जो पुरुषों का प्रतिशत है वो कितना है? तो 52.29, इतना प्रतिशत पुरुषों का है जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की। आपसे पूछे कि भाई जो टोटल जनसंख्या हमारी 19 करोड़ 98 लाख, जहां में जो पुरुष हतका है, व्यक्ति हतका है, मेल हतका है, वो कितना प्रतिशत है? तो उत्तर लगाइए 52% है। कितना प्रतिशत है? 52% है, ठीक है। पीछे 29 भी लिखा है। महिलाओं का प्रतिशत भी पूछा है, तो महिलाओं का कितना प्रतिशत है? 47% है महिलाओं का कुल टोटल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की। कितना है? 47% महिलाओं का है, ठीक है। एक एक डाटा लिया है मैंने बेटा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं कहीं से, यूपी का तो बिल्कुल नहीं छूटना। और 1-2 नंबर की जनगणना के क्वेश्चन पुलिस के पेपर में या एसआई के पेपर में आने ही आने, और आते ही हैं, 100% आते हैं। अच्छे से नोट कर लेना तीनों क्लासों को। इससे पहले दोनों मैंने डाल दिए, अगर जो बच्चे नए देख रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके भारत की जनगणना वाली क्लासों को फर्स्ट पार्ट देख लेना, लिखा हुआ फर्स्ट पार्ट, सेकंड भी देख लेना, और उसके बाद उत्तर प्रदेश देख लेना, ठीक है। ये यूपीएससी स्पेशल की मास्टर वीडियो एक ही। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी रहती है यूपी में? तो ग्रामीण जनसंख्या रहता है 77%, ठीक है। और कुल नगरीय जनसंख्या, तो कुल नगरीय जनसंख्या 22%। तो ग्रामीण जनसंख्या इतनी है और नगरीय जनसंख्या इतनी रहती है, ठीक है। कितना? 22% नगरीय जनसंख्या, और ग्रामीण जनसंख्या 77% निवास करती है उत्तर प्रदेश में। तो इसका मतलब क्या हो गया? गांव में लोग ज्यादा रह रहे हैं और शहरों में लोग कम रह रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत में कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान तो पहला है। कितनी ग्रामीण आबादी रहती है इंडिया के हिसाब से? 18%। भारत के हिसाब से, पूरे भारत के हिसाब से अगर देखा जाए और पूछा जाए आपसे कि हमें पूरे भारत के सभी राज्यों में ये बताओ कि ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा कौन से राज्य में रहती है, तो आंसर आएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निवास करती है। कितना परसेंट रहती है ग्रामीण आबादी? 18%। कुल भारत का पूछ रहे हैं यहाँ पे, 18% पूरे भारत का है ये, है ना। और पहले स्थान पर ग्रामीण आबादी में। जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं कि जनसंख्या सबसे ज्यादा है। 19-20 करोड़ जनसंख्या थी 2011 में, अभी 2021 भी निकल गई, 22 भी निकल गई, 23 भी निकलती जा रही है। तो लगा लीजिए आप अंदाज, कल्पना कर लीजिए कि कितनी जनसंख्या बढ़ गई होगी, है ना। जब डाटा आएंगे तो बिल्कुल विस्फोटक डाटा होंगे उत्तर प्रदेश के, होंगे कि नहीं होंगे? बहुत विस्फोटक। अभी 19 करोड़ है तो आप समझिएगा 25 करोड़
को पार कर सकती है, उम्मीद है, ऐसा संभावना है, ऐसा कल्पना ही कर सकते हैं अभी तो हाल फिलहाल हम। अब जो एक्चुअल डाटा आएगा, सरकार अभी तो कराने के मूड में नहीं है, अभी तो सरकार आई इलेक्शन मूड में आ गई है, सरकार इलेक्शन मूड में और वैकेंसी देने के मूड में। सरकार दो मूड चल रहे हैं सरकार के बस, है ना। और सरकार का मूड कब शुरू होता है, जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे पत्रकार के, नेशन का मूड क्या है, नेशन का मतलब राष्ट्र का मूड क्या है। तो इस समय राष्ट्र का मूड जो है वो सरकार का मूड है, और सरकार का मूड ये है कि भैया दोबारा से सरकार बनानी है हमें, जो सरकार वर्तमान चल रही है भारत सरकार में, तो बच्चन ने दो नौकरी। तो आप देख रहे होंगे अलग अलग राज्य में वैकेंसी निकल रही है, धुआंधार विस्फोटक वैकेंसी आ रही है जहां जहां बीजेपी की सरकार है। चूंकि उनको पता है कि युवाओं को नौकरी नहीं देंगे तब तक सरकार हमारी नहीं बनेगी। ये अच्छी भली भांति जानते हैं दिल्ली में बैठे हुए जो शासन कर रहे हैं भारत के ऊपर। इसी वजह से कहा 26,000 जगह थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, भाई साहब 26 दुगनी जगह बढ़ा दी, 26 दूनी 52, 53,000 जगह लगा लीजिए आप अंदाज। 26,000 आनी थी सिर्फ, 53,000 जगह। तो ये बम्पर ये मौका मिल रहा है, बच्चों को गोल्डन चांस मिल रहा है। तो लोकसभा में वोट तभी देना है पेपर पास करके नौकरी को, जब आराम से सोच चादरा उड़ के कि भैया अब नौकरी लग गई, वोट दो फिर। तो वहाँ मन हुआ वाय दी भैया, हम कोई पार्टी को नाम ना ले रहे, आओ बढ़िया बढ़िया नेता है, सवरे सवरे न दी हूँ, बढ़िया हूँ खराब हूँ, दो प्रकार के नेता मिलेंगे भारत में, आओ। तो देखो अगला प्रश्न है, अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का हम तुलना करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में चीन आएगा, भारत आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, यूपी आ जाएगा। यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न, अगर विश्व में यूपी को हम काउंट करें तो यूपी का नंबर देखो 1 2 3 4 5। अगर यूपी एक देश बन जाए तो 5वें स्थान पे देश होगा दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या में। कौन से स्थान पे होगा? 5वें स्थान का उत्तर प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा देश होगा जनसंख्या के स्थान पे। और जबकि उत्तर प्रदेश है क्या, भारत का भी एक राज्य है जो कि सबसे बड़ा राज्य है। तो दुनिया के हिसाब से हमने बताया कि अभी तो ये अल्टरनेटिव हो गया, बदल गया है। भारत पहले स्थान पे आ गया और चीन कहाँ गया? दूसरे स्थान पे आ गया। जी आपको पता ही है, दिक्कत की बात नहीं है। अमेरिका है, इंडोनेशिया, इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान ले सकते हैं हम जनसंख्या में, इन देशों के बाद। ठीक है, अगर जनसंख्या से तुलना करें विश्व में कि भैया उत्तर प्रदेश का स्थान कहां पे हम देखेंगे इतनी जनसंख्या होने के बाद, तो यूपी को हम 5वें स्थान पे देखेंगे दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। अगला पॉइंट है सोनभद्र और बलिया, ये दोनों जिले याद रखना। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। सोनभद्र एकमात्र जिला है जहां से कोयले का उत्पादन होता है। यहाँ पे रेहिंद बांध स्थित है, रेहिंद नदी बहती है जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। इसे एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सोनभद्र को क्या बोलते हैं? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है और सरकार ने यहाँ पे प्लांट भी लगा रखे हैं जिससे कि लाइट का, विद्युत की सप्लाई आसपास के इलाकों में, क्षेत्र में की जाती है। सबसे लखीमपुर खीरी से पहले क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला सोनभद्र हुआ करता था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, पहले लखीमपुर खीरी से पहले। तो सोनभद्र में से सरकार ने, पुरानी सरकारों ने क्या किया, एक जिला और बना दिया, एक हिस्सा विभाजित करके। तो सोनभद्र में से मिर्जापुर जिला बना दिया। कौन सा जिला बना दिया? मिर्जापुर। तो 2 जिले हो गए, तो 2 जिले हो गया तो क्षेत्रफल तो बढ़ गई, आपको पता है। तो क्षेत्रफल बढ़ गया तो कम रह गया थोड़ा, तो कम रह गया तो पहले स्थान पर कौन सा जिला आ गया यूपी में? लखीमपुर खीरी। इस समय सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। उसके बाद सोनभद्र आता है। ठीक है, पहले सोनभद्र हुआ करता था। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में कोयले के लिए जाना जाता है। कोयले का एक क्षेत्र है सिंगरौली, सिंगरौली नामक इलाके से कोयले का उत्पादन होता है। कारण है कोयले उत्पादन का कि आप 4 राज्यों की स्थिति देखेंगे सोनभद्र से जो लग रही है, मानचित्र हो तो आपके पास, तो वहां पे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, ये टच कर रहे हैं, ये स्पर्श कर रहे हैं। तो जो कंडीशन छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार वाली है ना कोयला वाली, वही कंडीशंस कहां पे है? सोनभद्र के अंतर्गत है ना, स्वभाव से। क्योंकि उन राज्यों की जैसी स्थिति, उन राज्यों में जैसे प्रमाणे कोयले के या कोयले का उत्पादन होता रहा या कोयले के भंडार हैं सबसे ज्यादा, उसी स्थिति से, उसी हिसाब से सोनभद्र में भी है। तो ये बात याद रखिएगा। सोनभद्र के मेरे ख्याल से दक्षिण में स्थित है छत्तीसगढ़, है ना, या छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है सोनभद्र। आप ऐसे देख सकते हैं अगर मानचित्र हो तो आपके पास। तो बहुत पॉइंट बताए मैंने, सोनभद्र को भी याद कर लेना। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश में कोयले के अलावा सीमेंट का भी उत्पादन करता है बहुत बड़े पैमाने पर। काय का उत्पादन करता है बेटा? सीमेंट का उत्पादन करता है। यूपी स्पेशल की सारी क्लास हमने डाल रखी है, सभी मिल जाएंगे तुम्हें। प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना, खूब जोर से नोट्स बना लेना। जिले वाइज जिले पढ़ा रखा है बेटा यूपी, और यूपी पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी पढ़ा रखा है। त्योहार पढ़ा रखे हैं, मेले पढ़ा रखे हैं, डांस पढ़ा रखे हैं, सारी चीजें उत्तर प्रदेश की पढ़ा रखी है। जितनी भी संभावना उत्तर प्रदेश से बनती है ना, वो प्ले लिस्ट में पूरा का पूरा कोर्स है यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए, यूपीएसआई को। तो सबसे ज्यादा एसटी सोनभद्र और बलिया में, ठीक है, और सबसे कम बागपत में और कन्नौज में एसटी के लोग रहते हैं।
और सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की थारू है। जो नोट कर लियो, जगह रही ना है तो मैंने लिखी ना है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से बेटा देखें और आपसे पूछा जाए कि यूपी में जनसंख्या के हिसाब से हमें यह बता दो कि सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी है, माफ कीजिए सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है, जो कि उत्तर प्रदेश के बेटा गोरखपुर जिले में रहती है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में रहती है? गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश के में निवास करती है बेटा, ठीक है। और गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यहाँ पे राप्ती नदी बहती है और गोरखपुर में टेराकोटा का काम सबसे ज्यादा होता है। मिट्टी के बर्तन वहां की जनजातियों के द्वारा बनाए जाते हैं और थारू जनजाति एक बड़ी संख्या में वहां पर रहती है। और दिवाली जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, जो भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या में लौटने पर मनाया जाता है। खुशी में दीप और दीपक जलाए जाते हैं, पूरे भारतवर्ष में यह त्योहार मनाया जाता है, सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को वो जनजाति अपने एक शोक के रूप में मनाती है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और राप्ती नदी उधर बहती है, तराई का क्षेत्र कहलाता है गोरखपुर वाला, ठीक। तो सबसे बड़ी जनजाति थारू हो गई, नोट कर लेना उत्तर प्रदेश की। और सबसे छोटी वनरावत जनजाति है यूपी की। कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी? तो जैसे मैं आपको बताऊं, एक शब्द है वनरावत, ये सबसे कम जनसंख्या में निवास करने वाली, सबसे कम जनसंख्या में निवास करने वाली जनजाति है, ठीक है। तो लगभग कोशिश करी हमने इस क्लास में आपको उत्तर प्रदेश का पूरा विश्लेषण 2011 की जनगणना के आधार पर बताने का। फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और कोशिश करेंगे ज्योग्राफी की क्लासों में कि उसे ऐड ऑन कर देंगे आगे की क्लासों में। लेकिन कोशिश करिए कि जितने प्रश्न हमारे यूपी में ही खास तौर पे, क्योंकि यूपी का प्रश्न तो यूपी में ही संभावना रहती है, और भी राज्यों में आते हैं बड़े के स्तर पे तो पूछे गए हैं सबसे ज्यादा, इनको आप कंठस्थ कर लेना, रट लेना और नोट्स जरूर बनाते चलना। क्योंकि ज्योग्राफी की अपनी एक भूमिका है और जनगणना की अपनी एक भूमिका है। कम से कम 1-2 नंबर तो एक पेपर में आपको देखी जाएगी। 2 प्रश्न आए तो 4 नंबर आपके बनेंगे जनगणना से, और इजीली आपको याद हो जाएंगे। एक बार डेली आप रिवीजन करते रहिए। जितने भी नोट्स बना रहे हैं तो समय निकालो, एक स्पेशल समय तो आप रिवीजन का ही बन देंगे। अपना जो शेड्यूल होगा, अपना टाइमिंग होगा, आपका मैनेजमेंट होगा सुबह से शाम तक, देर रात तक, उसमें कुछ जो समय रखेंगे वो जीएस के रिवीजन के लिए समय रखेंगे। जीएस के रिवीजन में ज्योग्राफी आप पढ़ो, ज्योग्राफी में पढ़ा ही रहा हूँ। पुरानी क्लासेस देखनी है तो हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का भी पूरे क्लासेस पढ़ी हुई हैं। पूरा कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। उत्तर प्रदेश पूरी क्लासेस पढ़ा रखी हैं, उनको भी आप देखते रहिए। करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, उनको भी देखिए। क्योंकि जीएस से स्ट्रॉन्ग करनी है, जीएस के दम पर अगर आपको जॉब लेनी है, क्योंकि बहुत सारे पेपरों में आजकल मैटर जीएस करती है, तो जीएस आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। जीएस के कुछ पार्ट्स रहते हैं, जैसे ज्योग्राफी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे करंट अफेयर्स, ये 2-3 पार्ट बहुत अच्छे से आप मैनेज करके चलो, इनके नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है। तो ये यूपी की जनगणना और 2 क्लास पहले भारत की जनगणना पढ़ा दीजिए। 3 क्लास हो गई जनगणना की। अब इसके आगे जो ज्योग्राफी के टॉपिक है उनकी ओर हम अग्रसर होंगे। कल से आपको भूगोल के टॉपिक ही मिलेंगे, जो भी हैं आगे हमें पढ़ाने हैं। उद्योगों के बारे में बात करेंगे, खनिज संसाधनों के बारे में बात करेंगे, परमाणु प्लांटों के बारे में बात करेंगे, फसलों के बारे में बात करेंगे भारत में, है ना। और भारत की आर्थिक स्थितियों के बारे में बात करेंगे, भारत के पशुधन के बारे में बात करेंगे, है ना। भारत के अनुसंधानों के बारे में बात करेंगे कि भारत में जो रिसर्च सेंटर है हमारी फसलों को लेकर के या और भी पशुओं को लेकर के, वो कौन कौन से जिलों में और कौन कौन से राज्यों में स्थित है, उन विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट। परिवहन के बारे में बात करेंगे, परिवहन में ट्रेन्स पढ़ेंगे, जहाजों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, रोड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सप्रेस वे के बारे में पढ़ेंगे। सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके करके, आप चिंता ना करो। बिल्कुल पूरा चैनल पे जितना भी हो सकता है पूरा सहयोग रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन आप नोट्स बनाते रहो और पढ़ते रहो, और बच्चों के, नए बच्चों के साथ, पुराने बच्चों के साथ, जितने भी आपके मित्र हैं उनके साथ शेयर करते रहिए क्लास को, ये आपसे आग्रह है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।